तो ये अनाउंसमेंट के बाद जो सबसे पहले जो कंटेस्टेंट थे जो उठे थे मेरे को ग्रीट करने के लिए, वो शिव थे। ये जो स्वीटनेस है, उनका जो साफ दिल है, वो उनके ऑरा में भी और उनके फेस पे भी वो झलक रहा था। कि 2024 के एंड से पहले आप सभी उनको एक मराठी मूवी पे ज़रूर देखने वाले हैं। सलमान सर भी इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो स्टैन को एक मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिडिक्शन दिया था जो ऑन एयर नहीं हो पाया किसी रीजंस की वजह से। उनका जो हॉरोस्कोप है वो अगले 1.5 साल तक उनकी एनर्जीज फाइट्स को लेकर थोड़ी सी सेंसिटिव हैं। ये सुनकर सभी घर वाले आश्चर्यचकित हो गए कि मैं आने वाले टाइम में उन्हें हॉलीवुड के कुछ अच्छे सितारों के साथ भी कोलैब होते देख पा रहा हूँ। सलमान खान को मिलना सभी का एक सपना होता है। जब वो इंसिडेंस हुआ मैं अगले दिन रोया भी हूँ। मेरे उन इमोशंस में इतनी ताकत थी कि उन्हीं इमोशंस ने मेरा सपना पूरा किया। कि सलमान सर एक ऐसा ऑरा रखते हैं कि उनके साथ खड़े होना भी आपको डर लगेगा। मैं बहुत ही नर्वस था उस टाइम पे, मेरे हाथ भी ठंडे थे उस टाइम पे। मुझे थोड़े से एक हेल्थ इश्यूज दिखे कि सलमान सर को एक शिव का पेंटिंग करना चाहिए। सिद्धार्थ शुक्ला जो थे वो शुरू से मेरे फेवरेट थे और वही जीते। ये रियल शालीन भनौट बाहर निकलना चाहिए। देखिए सुम्बुल जो है ना सबसे इनोसेंट है घर में। अर्चना की एक सबसे बड़ी क्वालिटी दिल की सबसे साफ। मैंने सौंदर्या को बोला कि एड़ा बन के पेड़ा खाओ। कि अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो बहुत टफ फाइट है प्रियंका और शिव में। बीवी के घर वालों का आपने सितारा बताया है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बीवी के घर में जाना कितनी बड़ी बात है और किस तरीके से ये सफ़र को बताना चाहेंगे आप? जी, मेरे लिए तो ये अभी तक का लाइफ का सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है कि मैं एक नेशनल टेलीविज़न पर मैं अपनी अपीयरेंस दे पाया हूँ और इसके लिए मैं बिग बॉस का, एंडेमॉल और कलर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सक्षम समझा कि मैं घर जाके उनके कंटेस्टेंट्स का भविष्य बता पाऊँ। तो मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ। फर्स्ट रिएक्शन क्या कुछ था जब बिग बॉस के घर में आपको जाना था, आपको बोला गया या फिर किस तरीके से ये अप्रोच किया गया? देखिए जब बिग बॉस ने अनाउंस किया, बिग बॉस ने बहुत बेहतरीन तरीके से बोला कि अब अगर हमारे प्रिय कंटेस्टेंट्स इस शो पे आए हैं तो उनका भविष्य भी उज्जवल रहे, तो ये भी मैं टेक केयर करूंगा इस चीज़ का भी। तो उन्होंने पूछा फिर आपका भविष्य बताने के लिए विजनरी मेंटोर और एस्ट्रोलॉजर सौरी शर्मा आ रहे हैं। तो ये अनाउंसमेंट के बाद जो सबसे पहले जो कंटेस्टेंट थे जो उठे थे मेरे को ग्रीट करने के लिए, वो शिव थे। तो शिव का बट जब आगे जाकर मैंने ऑरा देखा, उनकी जो स्वीटनेस है, उनका जो साफ दिल है, वो उनके ऑरा में भी और उनके फेस पे भी वो झलक रहा था। और मैंने उन्हें बहुत एक बड़ी प्रेडिक्शन देके आया हूँ कि 2024 के एंड से पहले आप सभी उनको एक मराठी मूवी पे ज़रूर देखने वाले हैं। जी जी, जिस तरीके से आपने सबका बताया, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग किसका लगा फ्यूचर? जी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिर्फ एक का नहीं मैं कहूँगा, 2-3 लोग हैं जिसका काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे मैं एमसी स्टैन का कहूँगा। एमसी स्टैन का घर के अंदर मैं 2.5 से 3 घंटे रहा था। अब टाइम बाउंडेशन होने की वजह से पूरा दिखा नहीं सकते, उसको 20-25 मिनट के लिए ही शॉट करना पड़ता है। ये ऐसा चैनल का ऐसा व्यू पॉइंट है जी। तो उसमें जो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें तो आप सभी ने ऑन एयर देखी ही हैं, लेकिन ऑफ एयर जो हमारी डिस्कशंस थी मैं उन पर भी बात करूंगा। तो एमसी स्टैन एक बहुत बढ़िया पर्सनालिटी है, बहुत टैलेंटेड है। ज़ीरो से स्टार्ट करके आज उन्होंने अपना खुद का मकाम बनाया है और सलमान सर भी इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, राइट। तो स्टैन को एक मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिडिक्शन दिया था जो ऑन एयर नहीं हो पाया किसी रीजंस की वजह से। कि मैंने उन्हें बोला था कि अगले 1.5 साल आपको उनकी लैंग्वेज में अगर बोले, जो कि मैंने वर्ड टू वर्ड बोला था, कि मैंने कहा था कि स्टैन 1.5 साल तक किसी भी तरह के राड़ों में नहीं पड़ना है, ठीक है। यानी उनका जो हॉरोस्कोप है वो अगले 1.5 साल तक उनकी एनर्जीज फाइट्स को लेकर थोड़ी सी सेंसिटिव है, तो फाइट्स को थोड़ा इग्नोर किया जाए, ये मैंने उन्हें सजेशन दिया था। और मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग पास्ट के बारे में भी एक चीज़ मेंशन की थी जो कि कहीं गूगल पे या कहीं भी सोशल मीडिया पे नहीं दिखा। तो वो क्या था, मैंने स्टैन को बोला था कि स्टैन आज से 1.5 साल के अंदर पहले पास्ट में आप एक जगह पर थे जहां आप 5-10 मिनट ऊपर नीचे होते, मैंने सिर्फ इतना ही कहा। स्टैन ने आगे खुद ऐड किया कि शायद मैं मर जाता। ये सुनकर सभी घर वाले आश्चर्यचकित हो गए और स्टैन का जो रिएक्शन था वो स्टैन का बेस्ट रिएक्शन था आउट ऑफ एवरीथिंग। और स्टैन ने मुझे, जो ऑन एयर भी हुआ है, स्टैन ने मुझे ये कहा कि अब से अपन भाई। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, बहुत अच्छा फ्यूचर है आने वाले टाइम में। जैसे ऑन एयर हुआ है कि मैं आने वाले टाइम में उन्हें हॉलीवुड के कुछ अच्छे सितारों के साथ भी कोलैब होते देख पा रहा हूँ।
इसी के साथ शिव बहुत इंटरेस्टिंग थे, निमृत बहुत इंटरेस्टिंग थे, और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव प्रोफेशन की मैं बात करूँ तो मैंने प्रियंका को एक चीज़ बोली थी कि आपका भविष्य जितना उज्जवल है वहाँ फोकस करो, और आपके सितारों में बहुत चीज़ें हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं, काफ़ी अच्छे सरप्राइजेज हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जस्ट सिट टाइट फॉर दैट। जानना चाहूँगी सलमान खान के साथ जितना भी आपने वक्त बिताया ये उनके साथ, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस, और इतनी मतलब किस तरीके से इस अचीवमेंट को आप देखते हैं? जी, जैसे कि मैं सभी को बोल रहा था, सलमान खान को मिलना सभी का एक सपना होता है, राइट? और मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उनके साथ चाहे 10 मिनट ही सही, मेरे को उनके साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला। मैं बिग बॉस का, कलर्स का और एंडेमॉल की पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा ये सपना पूरा किया, क्योंकि सलमान सर को मिलना सबके जैसे बाकी सबका सपना होता है, वो मेरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपना था। तो मैंने उन्हें स्टेज पर अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया था कि 2016 में वो पंजाब आए थे और मैं पंजाब से हूँ, तब वो सुल्तान की प्रमोशंस कर रहे थे, और कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से जहाँ वो थे, जिस पार्टी में वो थे, वो एक प्राइवेट पार्टी थी, और कुछ रीजंस की वजह से मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया। वो रीजंस मैं यहाँ शेयर करना नहीं चाहता हूँ। तो जब वो इंसिडेंस हुआ, मैं अगले दिन रोया भी हूँ, और 3-4 महीने तक ये दुख रहा है कि मैं अपने फेवरेट सुपरस्टार को मिलना कैसे चूक गया मेरे से। और मैंने कल यही बोला सलमान सर को भी कि वो ऐसा समय था जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था, 2016 का वो साल था जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था। तो एस्ट्रोलॉजी ही एक ज़रिया बनी, शायद मेरे उन इमोशंस में इतनी ताकत थी कि उन्हीं इमोशंस ने मेरा सपना पूरा किया। एस्ट्रोलॉजी एक ज़रिया बना, वो मुझे बिग बॉस तक लेके गया, और बिग बॉस मुझे सलमान सर से मिलवाया उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट है, मैं ये कहना चाहता हूँ। कैसा रहा उनसे क्या कुछ आपको सीखने को मिला, या फिर उनके फ्यूचर को लेकर आप क्या कुछ प्रेडिक्ट करना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे, और वो जो टाइम स्पेंड किया आपने उसको किस तरीके से बताना चाहेंगे? जो टांग खिंचाई भी हो रही थी थोड़ी बहुत, वो भी सलमान खान का जिस तरीके से हमेशा नेचर रहता है कि वो किसी के साथ घुल मिल जाते हैं और अपना वो जो नेचर है वो वैसा ही दिखाते हैं, तो उसको लेकर क्या जी? जैसे मेरी स्टेज पर एंट्री हुई तो मैंने हाथ आगे बढ़ाया कि मैंने कहा सलमान सर भी हाथ आगे बढ़ाएंगे, तो वो टच ही बहुत मैजिकल होने वाला है, ठीक है? तो सलमान सर का पहला रिएक्शन क्या था, जो शायद आपको ऑन एयर भी मिल जाएगा आज के एपिसोड में जी। तो सलमान सर ने कहा मेरे को एस्ट्रोलॉजर नहीं, आप में एक एक्टिंग का कीड़ा नज़र आता है, जिसका मैंने रिप्लाई दिया कि नहीं सर, मेरे सितारों में, मेरे किस्मत के सितारों में एक्टिंग का कोई सितारा नहीं है, तो वैसा नहीं होने वाला है। और मैं बहुत पैशनेट हूँ एस्ट्रोलॉजी को लेकर, और मैं यही लाइफ टाइम में यही अचीव करना चाहता हूँ कि मैं अपने नॉलेज को और सक्षम बना पाऊँ। और बात करें, ऐसा मैंने सभी से सुना था जो सलमान सर को मिल पाए हैं कि सलमान सर एक ऐसा ऑरा रखते हैं कि उनके साथ खड़े होना भी आपको डर लगेगा। तो वो डर नहीं मैं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि वो नर्वसनेस थी, जो कि सलमान सर ने बहुत कैजुअली जो कुछ कमेंट्स किए, तो वो थोड़ा सा नर्वसनेस वहाँ पे मेरा ब्रेक हुआ, और मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातचीत कर पाया। मुझे नहीं पता कितना ऑन एयर जाएगा, कितना नहीं जाएगा। और जैसे कि आपने बोला कि सलमान सर लेग पुलिंग करते हैं, तो पहले के एपिसोड्स में मैंने हमेशा देखा है कि एस्ट्रोलॉजर्स को वो बहुत एक फ़नी वे में लेते हैं, बट आई हैव बीन सो लकी कि सलमान सर ने बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया, और जो मैं बोल रहा था, मैं जितना समझा पाया उन्हें एस्ट्रोलॉजी के बारे में, उन्होंने कुछ चीज़ें काफ़ी सीरियसली भी ली, बट अगेन सलमान सर बीइंग सलमान सर, थोड़ा लेग पुलिंग हुआ जो मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और बात करते हैं कि जब, जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि सलमान सर के बारे में कुछ बताना चाहें, तो सलमान सर ने भी मुझसे पूछा था कि मेरे बारे में क्या दिखता है। तो मैं बहुत ही नर्वस था उस टाइम पे, मेरे हाथ भी ठंडे थे उस टाइम पे, और उन ठंडे हाथों को जब सलमान सर ने जाते जाते दोबारा हाथ मिलाया, तो उन्होंने बहुत फनी वे में बोला, लगता है एस्ट्रोलॉजी की अभी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। राइट। तो बात करते हैं कि मैं क्या बोलना चाहता था और मैं क्या बोलकर आया हूँ। बोला मैंने ये है, सलमान सर शुरू से ब्लॉकबस्टर्स देते आए हैं, इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। ऐसा है, जून के बाद उनका बहुत बढ़िया पीरियड आने वाला है, तो जो ब्लॉकबस्टर्स पहले दिए उससे बड़ा ब्लॉकबस्टर आप जून के बाद देखने वाले हैं आप सभी। तो जब मैंने बोला सर जून के बाद,
तो उन्होंने बहुत सरकास्टिकली बोला, कहते हैं मेरे सितारे तो तभी से स्ट्रांग हो गए थे जब मैं 27 दिसंबर को पैदा हुआ था। जी जी। राइट तो उन्होंने फिर से पूछा क्या दिखता है, तो फिर मैंने वही आउट ऑफ नर्वसनेस मैंने वही जवाब दिया, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो उनके ऑरा में मुझे दिखी जो मैं बताना चाहता था। और मैं भारत 24 का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो मुझे एक मौका दे रहे हैं ये बोलने का। एंड आई होप दिस मैसेज विल गो एंड आई होप दिस मैसेज विल गो टू सलमान सर। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे थोड़े से एक हेल्थ इश्यूज दिखे, जैसे कि मैं उनके लोअर बैक और शोल्डर्स में थोड़ा सा स्प्रेन देख पा रहा हूँ आगे आने वाले टाइम में भी, और ये पीरियड पिछले 3-4 महीनों से थोड़ा सेंसिटिव चल रहा है इस चीज़ को लेकर। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहता था, जो कि मैं आउट ऑफ नर्वसनेस नहीं कर पाया, कि उनको जब भी शोल्डर का या बैक का कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं तो उन्हें वज़न कम करके उनके रेपिटेशंस बढ़ा देने चाहिए। और दूसरी बात जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन दिख रहा था वो ये एक कॉस्मिक मैसेज था कि सलमान सर को एक शिव का पेंटिंग करना चाहिए। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आया था जो कि मैं उधर नहीं बोल पाया, और मैं जैसे ही स्टेज से उतरा तो आई वॉज रिग्रेटिंग कि ये दो चीज़ें थी जो बहुत स्ट्रांगली दिख रही थी जो मैं नहीं बोल पाया उनको। ओके जैसा कि आपने बोला कि आप नहीं बोल पाए हो, अगर नेक्स्ट फिर से मौका मिला तो ये आप जरूर बोलना चाहोगे, और क्या कुछ बोलना चाहोगे आप? जी ये दो चीज़ें तो ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि देखो पर्सनैलिटीज़ ऑरा टाइम टू टाइम बदलती रहती है, और होपफुली अगर भगवान ने चाहा ऐसा मौका अगर दोबारा आता है तो उस टाइम उनका ऑरा कैसा रहता है आई एम श्योर और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। और बस मैं ये होप करता हूँ कि मैं तब उतना नर्वस ना हूँ, तो डेफिनेटली मैं उस टाइम पे ज़रूर बताऊँगा। ओके बिग बॉस की अगर बात की जाए तो बिग बॉस आपने कितना देखा है, कितना फॉलो किया है, या इस सीज़न को लेकर अगर बात की जाए तो इस सीज़न को आपने कितना देखा है? जी ये बिग बॉस 16 एक दूसरा सीज़न है जो मैंने फॉलो किया। इससे पहले मैंने बिग बॉस 13 बहुत ही ज़्यादा फॉलो किया है, और उस टाइम पर भी सिद्धार्थ शुक्ला जो थे वो शुरू से मेरे फेवरेट थे और वही जीते। मतलब यहाँ पे मैं कोई एस्ट्रोलॉजिकल एंगल नहीं दे रहा, जी जी एज अ पर्सनैलिटी आई लाइक्ड हिम एंड आई वांटेड हिम टू विन, और वो जीते थे। सो ये सीज़न ये दूसरा सीज़न है जो मैंने काफ़ी हद तक, कुछ एपिसोड्स होंगे जो मैंने मिस किए, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट सारा बिग बॉस 16 का सीज़न देखा है। क्या लगता है कि सबसे अच्छा कौन खेल रहा है बिग बॉस के घर में? देखो अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप एज अ एस्ट्रोलॉजर मुझे पूछ रहे हैं कि एज अ पर्सनैलिटी एज अ नॉर्मल व्यूअर मुझसे ये पूछ रहे हैं? जी जी एज अ नॉर्मल व्यूअर। सी एज अ नॉर्मल व्यूअर शिव जो है बहुत ही बढ़िया गेम खेल रहा है। शालीन को मैं घर के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव भी बोल के आया था। अगेन बीइंग टाइम कॉन्स्ट्रेंट वो चीज़ें ऑन एयर नहीं हो पाई, और शालीन भनौट में जितना कैलिबर है जो कि उनके ऑरा में दिख रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो उन्हें मैं यही सजेस्ट करके आया था कि रियल शालीन भनौट बाहर निकलना चाहिए, और फिर लोग उनकी एक्टिंग स्किल्स, उनके टैलेंट को, उनके डांस को और उनके चार्म को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। ओके जब आप घर में गए तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट किसके फेस पे दिखी अपने फ्यूचर को लेकर? देखिए जब मैंने एंटर किया था तब स्टैन एक ऐसा शख्स था जो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था। तो जैसे जैसे मैं एक के बाद एक कंटेस्टेंट को बताने वाला, तो स्टैन पहले बिल्कुल ऐसे बैठे थे, तो थोड़ा सा वो हिलने लग पड़े मेरी प्रेडिक्शन से जी। तो फिर जब मैं उन पर आया तो द बेस्ट रिएक्शंस अगर मेरे को किसी कंटेस्टेंट से मिले हैं जो सीरियसली ऑन एयर ही नहीं हुए, वो 3 से 4 बार ऐसे रिएक्शंस थे। और उसके बाद स्टैन ने मुझे ये भी बोला कि आज से सौरेश भाई आप मेरे भाई हो। जी टीना केयरफुल रहो, केयर फ्री रहो, ऐसा आप बोल कर आए हो, बहुत सक्सेसफुल बनोगे। टीना को लेकर क्या कुछ बोलना है आपको? देखिए टीना जो है ना, उनके ऑरा में एक चीज़ बहुत स्ट्रांग है कि अगर वो केयर फ्री रहेंगे तो वो इतना टैलेंट रखते हैं कि जंगल में जाके भी अपना बंगला खड़ा कर लेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने मेंशन किया, पिछले 5-6 सालों में जो उनका हिट एंड मिस हुआ है शोज़ को लेकर, और सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर का डेब्यू होने के बाद दूसरा ब्लॉकबस्टर ना दिखने का रीज़न उनका एटीट्यूड रहा है, और ये चीज़ ऑन एयर भी हुई है। तो यही चीज़ मैं उन्हें सजेस्ट करके आया हूँ। देखो लोग अक्सर ना डिनाइल पर होते हैं क्योंकि उन्हें पता है ये चीज़ नेशनल टेलीविज़न पर जाने वाली है जी। तो लोग डिनाइल पर होते हैं, वो बोलेंगे कभी नहीं कि एटीट्यूड एक प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ये समझता हूँ वो अंदर से इस चीज़ को जान चुके हैं। एंड आई होप वो मेरी इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो तरक्की ज़रूर मिलेगी, भविष्य ज़रूर ठीक होगा। ओके शिव ने कहा नेक्स्ट सीजन में आप आ रहे हो, ऐसा करके वो कुछ हुआ था क्या? कुछ इस देखिए ये चीज़ तो ऑन एयर हुई ही है जी। कि शिव ने मुझे बोला कि भाई क्या आप नेक्स्ट सीजन में आ रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम शिव ने ये चीज़ भी बोला था
और स्टैन ने इस पर और ज़्यादा कमांड दिया था। शिव बोलता कि अगर आप इस सीजन में भी होते तो आप सबकी बैंड बजा के रखते। तो स्टैन ने इसको ही कंटिन्यूटी में बोला कि हाँ भाई, अगर आप होते ना तो सबकी बैंड बजी होती आज की डेट में। जी, सुम्बुल को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? कहीं आप समझाते भी उन्हें दिखे? देखिए, सुम्बुल जो है ना सबसे इनोसेंट है घर में। मासूमियत जो है सबसे ज़्यादा सुम्बुल में है। सुम्बुल के जैसे कि मैंने शो में भी बोला कि काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे और ज़्यादा डाउन्स देखे हैं। छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया, काफ़ी स्ट्रगल किया और अपने आप को प्रूव किया और अपने घर को आगे बढ़ाया। ठीक है, हिस्ट्री की अब बात नहीं करेंगे, वो मैं उधर कर चुका हूँ जी। इमोशनल डिसबैलेंस जो उनका है वो लोगों में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। और मैंने ये भी बोला कि सिर्फ आपके घर का हाल नहीं है, बाहर का हाल भी है। आप लोगों के साथ मिलना, सोशलाइज करना, पार्टी करना, ये सब पसंद करते हो अपने आप को बिजी रखने के लिए, क्योंकि जब भी खाली बैठोगे तो स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, पास्ट हॉन्ट करना शुरू हो जाता है, जिस पर कि उन्होंने हाँ सिर हिलाया कि जी हाँ ऐसा है। तो उनके लिए सिर्फ एक सजेशन था, जो कि जब उपाय दे रहा था मैं, इस चीज़ का रेमेडी दे रहा था, तो ऑन एयर सिर्फ इतना आया कि माँ का आशीर्वाद लें, क्योंकि इमोशंस जो हैं वो चंद्र ग्रह के होते हैं और चंद्र को हम बोलते हैं चंद्र माँ जी। इसीलिए माँ जो है वो प्लेनेट मून दर्शाता है। कुंडली में मून जैसा होगा वैसा ही इमोशनल स्टेबिलिटी होगी या इमोशनल डिसबैलेंस होगा। मून को ठीक करने का जरिया ही एक है, माँ से संबंध बनाने पड़ेंगे, उनसे ठीक रिश्ता रखना पड़ेगा। इसके साथ एक और चीज़ ऐड की थी जो ऑन एयर नहीं हो पाई, कि माता समान औरतों का भी आशीर्वाद लो। आप जितना उनका आशीर्वाद लोगे इमोशनल बैलेंस आना शुरू हो जाएगा जी। अर्चना के गेम को लेकर और अर्चना के फ्यूचर को लेकर क्या कुछ आपका बोलना होगा? देखिए, अर्चना की एक सबसे बड़ी क्वालिटी दिल की सबसे साफ, खाना बनाना और बिना डिस्क्रिमिनेशन के सबको खाना देना। ऐसा नहीं कि सौंदर्या उसकी सबसे खास दोस्त थी तो मैं सौंदर्या के लिए सब कुछ स्पेशल बनाऊंगी। और जो भी बनाती थी सब में इक्वली बंटता था और दिल से बनाती थी। सबसे पहला पॉइंट ये है। और अगर एक लड़ाइयाँ होती थी तो ये बोलती थी कि आज के बाद मैं किचन में एंटर नहीं करूंगी, लेकिन अगले दिन आप दोबारा अर्चना को किचन में ही देखते थे। तो लोगों का पेट भरना बहुत बढ़िया क्वालिटी है, लेकिन थोड़ा जैसे कि मैं कहता हूँ हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, सब में कोई ना कोई नेगेटिव ट्रेट्स ज़रूर होते हैं। तो अर्चना का नेगेटिव ट्रेट यही है, जल्दी इम्पल्सिव हो जाती है, बिना सिचुएशंस को जाने जल्दी रिएक्ट कर देती है और ओवर रिएक्ट कर देती है। और जैसे कि मैंने बोला, अगेन एक चीज़ बोली थी, काली ज़बान लोगों ने सभी ने सुना है। इसके साथ मैंने ये चीज़ भी ऐड करी थी शो के अंदर कि वाक सिद्धि है आपके पास। वाक सिद्धि यानी जो भी वाक्य बोलोगे वो सिद्ध हो जाएंगे, सिद्ध यानी पूर्ण हो जाएंगे। और ये पावर सिर्फ उन्हीं के पास होती है। एक तो ऑरा से मैंने देखा था, और जिनका दिल साफ होता है उनके पास ही पावर होती है, और जिनकी ज़बान पे तिल हो उनके पास ही पावर होती है। और अगर आप देख पाए उनके ज़बान पर एक नहीं काफ़ी तिल है। तो मैंने उन्हें रियलाइज करवाया, सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है हमारे पास पावर्स के हैं, लेकिन कॉन्शियस माइंड को नहीं पता होता। तो मैंने ये चीज़ उनके कॉन्शियस माइंड में डाली है कि सोच समझ के बोलना और सबके बारे में अच्छा बोलना, क्योंकि आगे जाकर शी इज़ अ एस्पायरिंग पॉलिटिशियन टू। तो अगर यही ट्रेट रखेंगे तो पॉलिटिकल करियर भी उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। और पॉलिटिक्स के बारे में भी एक कमेंट किया था, पहले जब वो इलेक्शंस लड़ रहे थे उनकी सीरियसनेस नहीं थी, तो उन्होंने आगे से बोला कि सॉरी जी, मेरे पास केवल 1 महीना था परफॉर्म करने के लिए। तो मैंने बोला कि अर्चना, अगर 1 महीना भी था ना, आपने उस 1 महीने में भी बिल्कुल सीरियसनेस नहीं दिखाई। जितनी बातें करते हो उतना एफर्ट मारोगे तो भगवान चाहेगा तो पॉलिटिक्स में भी सितारे ज़रूर चमकेंगे। ओके, सौंदर्या को लेकर क्या कुछ बोलना है? उनके कैसे सितारे आपको दिखे, या फिर उनका फ्यूचर किस तरीके से आपको देखिए जी, जैसे कि आपने ऑन एयर देखा, मैंने सौंदर्या को बोला कि एड़ा बन के पेड़ा खाओ। मैं तो ये बोल रहा था स्वीटनेस से अपना काम निकालो, तो उन्होंने बोला इसका मतलब यही ना एड़ा बन के पेड़ा। तो मैंने कहा, मैंने कंफर्मेशन दिया कि हाँ यही है। देखिए, ऐसा दूसरों के लिए जब दूसरे ये बात सोचेंगे तो थोड़ा नेगेटिव वे में ही जाएगा, लेकिन मेरा काम था जो उनके भविष्य के लिए अच्छा है वो चीज़ें अगर वो फॉलो करेंगे तो तरक्की और होगी। एंड आई एम श्योर ये बात सौंदर्या भी जानती है, अगर आज किसी मुकाम पर है इसी नेचर की वजह से है,
और अगर आगे इसी चीज़ को फॉलो करती रहेंगी और सही इंसान को पहचानती रहेंगी टाइम टू टाइम और टाइम टू टाइम स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेती रहेंगी, तो यही क्वालिटी उन्हें बहुत आगे लेके जाने वाली है। जैसा कि आपने सिद्धार्थ शुक्ला का जिक्र किया था, उनको लेकर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? जिस तरीके से उनका व्यक्तित्व था और वो विनर भी रहे, क्या कुछ आपका प्रेडिक्शन था? मैं पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, इसको काट दो। ओके जी। क्या आपके वो क्लाइंट थे या फिर नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ओके। जानना चाहूँगी, बहुत सारे आपके पॉलिटिशियन और बहुत सारे सेलेब भी आपके क्लाइंट हैं, तो उनको किस तरीके से आप बताते हो और किस तरीके से वो फॉलो करते हैं? देखिए, अगर बिग बॉस की पहले बात करते हैं, मतलब पिछले 3 बिग बॉस के सीजन्स में मेरे एटलीस्ट 2 या 3 लोग तो ऐसे रहे हैं जो मेरे से कंसल्टेशंस लेते रहे हैं, नाम नहीं लूँगा ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस। लेकिन हर सीज़न में ऐसा होता है और मेरे को लगता नहीं था कि इस सीज़न में मैं ही एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर आ जाऊँगा, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। और रही बात कि कैसे मैं पॉलिटिशियन और बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं और हमारे जो बॉम्बे के सेलिब्रिटीज़ हैं और बॉम्बे के बाहर भी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, देखिए मैंने आज तक बिग बॉस एक पहला मंच है जहां मेरे को पब्लिसिटी मिली है। इससे पहले मेरा जितना भी करियर रहा है, जितना भी काम मैंने किया है, वो सिर्फ और सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से रहा है। अगर आप मेरा हिस्ट्री देखें, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो मेरे सोशल हैंडल्स हो, आप कहीं पर भी नहीं देखेंगे कि मैंने पेड पब्लिसिटी कहीं पर भी की हो। सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से ही मैं इन लोगों से मिक्सअप हो पाया हूँ और ये लोग मेरे लिए क्लाइंट्स नहीं, मेरे लिए फैमिली की तरह हैं। मुझे भी बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। और माउथ पब्लिसिटी सिर्फ उसकी होती है जो कोई नॉलेज रखता है, जो कोई रिजल्ट्स दिखा पाता है। तो मेरे पास जो भी आते हैं, मेरा काम है उन्हें गाइड करना, चलना उन्होंने खुद होता है। तो जो लोग गाइडेंस को फॉलो करके उसको प्रैक्टिस में ले आते हैं, उनको रिजल्ट्स मिलते हैं और वो हमेशा अपना ग्रैटिट्यूड भी दिखाते हैं। अगर आप मेरे सोशल हैंडल्स पर जाओगे, आप देखोगे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने मेरे बारे में टेस्टिमनी दी हुई है। जी, वो उन्होंने तो दिया ही है, साथ ही साथ आपको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले, काफ़ी अप्रिशिएशन भी मिला है। इसको किस तरीके से आप देखते? जी देखिए, दीज थिंग्स एक्ट जस्ट लाइक अ फेदर इन द हैट। ठीक है, ये मैं कहूँगा, ये अचीवमेंट्स मेरे को रियलाइज़ करवाती हैं कि ज़िंदगी में कुछ कर रहा हूँ और कुछ अच्छा कर रहा हूँ। और ये चीज़ मेरे को मोटिवेट भी करती है कि यहाँ पे रुकना नहीं है, इस ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाना है ताकि ये ज्ञान लोगों के उतना ज़्यादा काम आ पाए और लोगों तक मैं पहुँच पाऊँ और उनके दुख दूर कर पाऊँ। और ऐसे अचीवमेंट्स मोटिवेट करके मेरे को और ज़्यादा इससे एस्पायरेशन मिलता है कि मैं और ज़्यादा बड़े अवार्ड्स को भी देखूँ आने वाले टाइम में। बिग बॉस 16 के टॉप 3 कौन कौन होंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, मैंने सलमान सर को भी यही चीज़ बोला था। उन्होंने जब मेरे से कल पूछा कि आपको विनर कौन दिख रहा है, हाँ, डिजर्विंग विनर कौन डिजर्व नहीं, डिजर्विंग नहीं, उन्होंने मेरे को एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन पूछी थी कि आपको विनर कौन लग रहा है, कि कौन जीतेगा। तो मैंने सलमान सर को भी स्टेज पर, अब पता नहीं वो ऑन एयर होने वाला है, कितना ऑन एयर होगा कितना नहीं, तो मैंने उन्हें यही बोला था कि जो मेरा एक्चुअली ज्ञान है वो है हॉरोस्कोप रीडिंग का। फेस रीडिंग में कुछ अपने कॉन्स हैं और मैं कहूँगा वो 20% भी नहीं है टोटल हॉरोस्कोप रीडिंग का। तो अगर हॉरोस्कोप होते तो मैं डंके की चोट पर विजेता का नाम बताता, लेकिन फेस रीडिंग से जितना मैंने देखा, और मैंने सलमान सर को भी यही बोला कि अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो बहुत टफ फाइट है प्रियंका और शिव में, जिसमें मैं प्रियंका को 51% कहूँगा और शिव को 49%। इसके अलावा मैंने ये भी ऐड ऑन किया था स्टेज पर, अगर शालीन अपनी गेम आज से सुधारनी शुरू कर देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, वो भी जीत सकते हैं। और सुम्बुल को मैंने ये कहा है कि 8 फरवरी तक यानी फिनाले वीक तक अगर वो टिकते हैं जी, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि वो भी जीत जाएं। इसका मतलब ये भी है कि फिनाले तक टिकना उनके लिए मुश्किल है। लास्टली व्यूअर्स और अपने व्यूअर्स, बिग बॉस के जो व्यूअर्स हैं उनको क्या कुछ बोलना चाहेंगे, और जो आपके व्यूअर्स हैं उनको क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, बिग बॉस के व्यूअर्स को एक बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है कि ये सब स्क्रिप्टेड है। तो मुझे भी बहुत सारे हेटरेट कमेंट्स आए हैं कि आपने तो स्क्रिप्ट पढ़ के जो जो सोचा था, वो जो जो टीम वाले चाहते थे, एंडेमोल कलर्स वाले चाहते थे, बिग बॉस वाले चाहते थे, वो आपने बोला है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी इज़ अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट, मैं इसको बहुत सीरियसली लेता हूँ। लोगों के कहने के अनुसार मैं अपनी प्रेडिक्शंस बिल्कुल भी नहीं चेंज करता हूँ, क्योंकि इस बात पर मेरा खुद का प्रोफेशनल करियर दांव पे लग जाता है। अगर मैं मेड अप टॉक्स करूँगा तो मैं अपने करियर के साथ भी खिलवाड़ करूँगा, जो कि मेरे लिए ऐसा रिस्क लेना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और हाँ, हेटरेट के साथ, हेटरेट से कई गुना ज़्यादा मैं जेन्युइनली उन लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने मेरे को
पर्सनल टेक्स्ट किए सोशल मीडिया पे, एंड आई एम सॉरी मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि अभी मैं पूरी तरह से फ्री नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा मैं प्राइवेटली हर इंसान को मैं रिवर्ट बैक करने वाला हूँ, एंड आई एम श्योर आई एम गोना हेल्प एवरीवन विद दिस साइंस। और मैं ये चाहता हूँ कि सभी को इसकी हेल्प मिले और सभी अपने दुखों से, दर्दों से बाहर निकले, क्योंकि सी एस्ट्रोलॉजी और मेडिकल ये दो ऐसी चीज़ें हैं, इसमें कोर्ट कचहरी भी आएगी। जब प्रॉब्लम्स होगी तभी इंसान आपके पास आता है, राइट। तो सलमान सर को एक बहुत ही एक और चीज़ मैंने ऐड की थी कि सर डॉक्टर बनने के लिए ना लोगों को डिग्रीज की ज़रूरत होती है, एग्ज़ाम्स को क्रैक करने की ज़रूरत होती है। एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं, आप बिना ज्ञान के भी अपने आप को एक एस्ट्रोलॉजर कह सकते हैं। इसीलिए ये जो विद्या है, ये जो लाइन है, ये काफ़ी बदनाम भी है। बदनाम क्यों है उस पर बात नहीं करेंगे, हम क्यों किसी को पॉइंट आउट करें इस बात पे। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सीरियसली फॉलो कर रहे हैं और लोगों को दिखाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि ये साइंस एक्चुअली में बहुत एक्यूरेट है और ये साइंस एक्चुअली में लोगों को हेल्प करती है उनके दुख दूर करने के लिए। जी।